वरुण इस वक्त प्रकाश के घर से बाहर निकल रहा था। तभी अचानक वरुण की नजर सामने कुछ दूरी पर बने घर से बाहर निकल रहे एक लाल शर्ट वाले व्यक्ति पर पड़ी और उसे देखते ही वो पहचान गया। अरे ये तो वही आदमी है जो कल रात मुझे बदहवाश हालत में मिला था। मुझे इससे मिलना चाहिए और पता करना चाहिए कि ये रात में कहां से आ रहा था। हेलो, रुको। और उस व्यक्ति को आवाज देते हुए वरुण उसकी तरफ तेजी से बढ़ा। उस व्यक्ति का नाम अंकित था। अंकित भी वरुण को देखते ही पहचान गया था और तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हुए आया। अरे तुम जिंदा हो? मुझे तो लगा था कि तुम मर चुके हो। वरुण उसके पास आकर उससे हाथ मिलाते हुए बोला, क्यों? मरने की हालत तो कल रात तुम्हारी थी। अगर मैं समय पर ना आता तो शायद तुम मर भी जाते। हाँ, तुमने मेरी रात को मदद की, इसके लिए धन्यवाद। पर तुम यहाँ कहाँ से आ रहे हो? बस ऐसे ही कोई रहने की जगह देख रहा था। अच्छा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अभी मैं जल्दी में हूँ, शाम को मुझे यहीं मिलना। रुको रुको, ऐसी भी क्या जल्दी है? मेरे कुछ सवालों का जवाब देकर जाओ। वैसे मुझे भी बहुत जल्दी है, मुझे भी कहीं जाना है। पूछो, क्या पूछना है? कल रात तुम कहां से आ रहे थे और तुम्हारे पीछे कौन सी मौत पड़ी थी जो मुझे दिखाई नहीं दी? अंकित वरुण के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, देखो, तुम इस मामले में ना ही पढ़ो तो अच्छा है। पर मैं इस मामले में पड़ चुका हूं। अब मुझे जानना है कि यहाँ क्या चल रहा है, और तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि तुम भी किसी खास चीज की तलाश में लगे हुए हो। अंकित वरुण को ऊपर से नीचे तक देखता है और उसे घूरता हुआ बोला, कौन हो तुम? मेरे बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना जान लो कि यहाँ फैली दहशत से अब मेरा सामना हो चुका है और मुझे उसे खत्म करना है। अंकित अब ये बात सुनकर गहरी नजरों से उसे देखते हुए कहता है, ये इतना आसान नहीं है। तो तुम खजाना ढूंढने जा रहे हो जंगल की तरफ? तुम्हें कैसे पता चला ये? अच्छा, तुम उस प्रकाश के घर से बाहर आ रहे हो। लगता है तुम उन्हीं के मेहमान हो। नहीं, मैं उनका मेहमान नहीं हूं और न ही मैं खजाने की खोज में आया हूं। पर अब मुझे लगता है कि हमारा रास्ता एक ही है। जंगल में स्थित खंडहर तक हमें साथ चलना चाहिए। तो फिर देर किस बात की है? अगर तुम्हें खजाना नहीं चाहिए तो तुम मेरे साथ आ सकते हो, पर याद रखना, अगर खजाना मिल गया तो उस पर सिर्फ मेरा अधिकार होगा। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं तो उस शैतान को ढूंढना चाहता हूं जो मौत बनकर इस इलाके में घूम रहा है। दोनों एक तरफ खड़ी अंकित की बाइक पर जंगल की तरफ बढ़ गए। वहीं दूसरी तरफ प्रकाश और लोकेश हवलदार टाइगर से बचने के लिए जंगल के भीतर भागते जा रहे थे। ये हवलदार तो पीछे ही पड़ गया। क्या करें? आगे जाना तो हमारे लिए खतरनाक हो जाएगा, और अगर हम इस हवलदार के हाथ आ गए तो ये हमारी टांगे तोड़ देगा। हमारे पास आगे जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और वैसे भी आज हमें खंडर में जाना ही है। चलो उस तरफ ही भाग चलते हैं। ये हवलदार वहां हमें ढूंढ नहीं पाएगा। उस तरफ जाने पर हमारी जान पर आफत भी बन सकती है। जानते हो ना, दिन के वक्त भी इन दिनों वहां मौत घूमती रहती है। खजाना चाहिए तो मौत से तो लड़ना ही पड़ेगा, और वैसे भी अपने साथी अनिल को मैं खो चुका हूं। अब तो हम दो ही पार्टनर रह गए हैं। तभी पीछे से हवलदार टाइगर की तेज आवाज उनके कानों में आ पड़ी। मैंने कहा रुक जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हवलदार साहब, हम रुकने वाले नहीं हैं। अच्छा तो यही है कि आप लौट जाओ, वरना मौत कभी भी आपकी तरफ बढ़ सकती है। ये तो समय बताएगा कि मौत किसकी आती है। एक तरफ ये दोनों हवलदार से जान बचाने के लिए खंडहर की तरफ बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अंकित बेहद तेज रफ्तार से बाइक चलाता हुआ अब जंगल में प्रवेश कर चुका था। जंगल में भी बाइक चलाने में एक्सपर्ट हो? लगता है बहुत बार आ चुके हो बाइक पर। हाँ, मैंने बहुत प्रैक्टिस की है और आज मेरी प्रैक्टिस काम आ रही है। हम जल्दी से अपना काम निपटाकर शाम होने से पहले उस खंडहर से वापस लौट आएंगे। खजाने का लालच इन सब के ऊपर हावी है। जंगल में स्थित नदी और उसके किनारे टूटा फूटा विशाल महल का खंडहर, जिसे जंगली जानवरों ने अपने रहने का ठिकाना बनाया हुआ था। उसके एक तहखाने में काला कंबल ओढ़कर एक व्यक्ति बैठा हुआ नजर आ रहा था और उसके सामने जल रही अग्नि बेहद खतरनाक रूप से ऊपर की तरफ उठ रही थी। व्यक्ति की आंखें बिल्ली की तरह चमकने लगी थीं। आ रहा है, आ रहा है। मुझे असीम शक्ति देने वाला वो युवक जंगल में प्रवेश कर चुका है।
अब उसके मुंह से भयानक मंत्र गूंज रहे थे और काली शक्तियां वहां आसपास घूमने लगी थीं। एक तरफ कटोरे में रखा रक्त अब उसने अग्नि में डाला। इसी के साथ एक काली परछाई वातावरण में प्रकट होती चली गई थी। जाओ काल रात्रि, फैल जाओ इस जंगल के ऊपर और इस दिन को रात में तब्दील कर दो। अब यहाँ दिन कभी नहीं निकलना चाहिए। वो काली रात्रि अब हाथ जोड़कर उस व्यक्ति को प्रणाम करती है और फिर शोर मचाती हुई उस तहखाने से बाहर की तरफ बढ़ गई। अब होगा मेरा राज। इस बार इस युवक का रक्त चढ़ा दूं, उसके बाद वो शक्तिशाली परिंदा मेरे कब्जे में होगा। उसके भीतर शक्तिशाली शक्ति पर मेरा कब्जा होगा और फिर मैं करूंगा राज। फिर तांत्रिक अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने अपना काला लबादा अपने दोनों हाथों से उछाल दिया था। अब उसके शरीर की जगह पर सिर्फ हड्डियों का ढांचा नजर आ रहा था। वो पूरी तरह कंकाल नजर आ रहा था। फिर देखते ही देखते वो जमीन पर राख बनकर बिखर गया था। वहीं दूसरी तरफ प्रकाश और लोकेश तेजी से खंडहर की तरफ बढ़ रहे थे। अरे ये क्या हो रहा है लोकेश भाई? यहाँ एकदम से अंधेरा कैसे छाता जा रहा है? क्या रात हो गई है? कैसी बात कर रहे हो भाई? अभी से रात कहाँ होगी? अभी कुछ देर पहले ही तो सूर्योदय हुआ है। अभी तो सुबह के 7 बजे हैं। तो फिर ये अंधेरा कैसे आ गया? ये तो रात का अंधेरा है। और फिर प्रकाश आकाश की तरफ देखने लगा जो कि बेहद गहरा काला रंग लिए हुए था। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। अब क्या करें? आगे जाएं या रहने दें? कहीं कोई बड़ी मुसीबत हमारा इंतजार तो नहीं कर रही है खंडहर में? हवलदार टाइगर जो इनके पीछे था वो भी अब एक पल को रुक गया था और चारों तरफ फैली रात्रि को देखने लगा था। हाँ? ये क्या हो रहा है? इतनी जल्दी रात कैसे हो गई? क्या मुझे भागते भागते सुबह से रात हो गई है? अचानक पेड़ों पर तेज हलचल होनी शुरू हुई। ऐसा लग रहा था जैसे तेज आंधी आ गई हो और वहां एक ऊंची कर्कश आवाज गूंजने लगी जिसने पूरे जंगल को गुंजा दिया था। जल्दी से भागो, हमें सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा। ये तो मौत की आवाज है। वो रात को ही बाहर निकलती है और यहाँ रात हो गई है। चलो भाई जल्दी से भागो। अब उनकी रफ्तार में और तेजी आ गई थी। वो जल्द से जल्द खंडहर में पहुंचकर सुरक्षित होना चाहते थे। मुझे भी इनके पीछे जाना चाहिए। सालों ने आज मुझे मुसीबत में फंसा दिया। वहीं दूसरी तरफ अंकित जो बाइक चला रहा था वो खंडहर से कुछ ही दूर रह गया था। ये अंधेरा कैसे फैल गया? क्या रात हो गई? रात नहीं हुई है भाई, शैतानी तिलिस्म फैल चुका है। आवाज सुन रहे हो? ऐसी ही आवाज रात को उस वक्त भी मैंने सुनी थी जब तुम्हारे पीछे मौत का साया पड़ा था। अंकित की नजर अब एकदम से एक विशाल पेड़ पर गई थी और वहां बैठे उस विशाल परिंदे को देखकर न चाहते हुए भी उसने बाइक पर ब्रेक लगा दिए थे और बाइक एकदम से पलट गई थी। ये क्या किया तुमने? तुम ठीक तो हो ना? वरुण जल्दी से कलाबाजी करते हुए उठ खड़ा हुआ। अंकित दहशत से पीछे की तरफ हटते हुए बोला, उधर पेड़ पर देखो, वो क्या है? वरुण ने अब उस विशाल पेड़ की उस विशाल शाखा की तरफ देखा था जहां बेहद बड़ी आंखों और विशाल शरीर वाला उल्लू बैठा हुआ था जो खतरनाक तरीके से इन दोनों को ही देख रहा था। इतना बड़ा उल्लू? ऐसा कैसे हो सकता है? अंकित अब एकदम से खड़े होकर भागते हुए चिल्लाया, भागो मेरे भाई, ये उल्लू नहीं शैतान है। यही है शैतान उल्लू। वहीं उस उल्लू ने अपने पंख खोले। उसका आकार अब 10 फुट से भी ज्यादा का नजर आने लगा था। उसके गले से कर्कश आवाज निकलने लगी थी। आखिर क्या होगा? क्या उल्लू इन दोनों को मौत की नींद सुला देगा? वरुण जब अपने साथी अंकित के साथ जंगल में स्थित खंडहर के बेहद करीब पहुंच चुका था। अब एक मौत की नजर इन पर पड़ गई थी। वो उल्लू बेहद तेज रफ्तार से उड़ा और उसके पंखों की हवा से ऐसा लग रहा था जैसे आसपास के पेड़ उखड़ न जाएं। उसका सीधा निशाना अंकित था। बचो अंकित, वो तुम्हारे ऊपर हमला कर रहा है। अंकित जिसे खंडहर नजर आ रहा था वो उसी में छुपने के लिए बहुत तेज रफ्तार से भागा जा रहा था।
तुम भी अपने आप को बचा लो। वरुण ने भागते भागते अपने पीठ पर लटके बैग के अंदर हाथ डाला और बैग से एक पाउडर का पैकेट निकाला। ये वही पाउडर है जिसे मैं प्रकाश के घर से लाया हूँ। इसी से उन्होंने मुझे बेहोश किया था और अब यही मेरे काम आएगा। उल्लू, जिसका पहला वार बेकार चला गया था, अब वो दोबारा अपनी कर्कश आवाज निकालते हुए अंकित के ऊपर झपट पड़ा। वरुण ने पलक झपकते ही अपने हाथ में पड़ा पाउडर उल्लू की तरफ उछाल दिया, पर वो पाउडर उल्लू के पास पहुंचने से पहले ही उसके पंखों की हवा से दूर उड़ गया और वो बच गया। उल्लू की नजरें अब वरुण की तरफ घूम गईं और इस समय उसकी चोंच बेहद खतरनाक रूप से खुली हुई थी, जिसमें से भयानक नुकीले दांत अब वरुण को साफ नजर आ रहे थे। कुछ ही पलों में उल्लू वरुण के एकदम सामने पहुंच गया और हवा में स्थिर होकर उड़ने लगा। उधर अंकित खंडहर के पास पहुंचकर रुक गया था और वो पीछे मुड़कर देखने लगा। अब इस बंदे का बचना मुश्किल है। ये शैतान परिंदा तो इसे मार ही डालेगा। वरुण अभी कोई एक्शन लेता, तभी अचानक एक तरफ से चली गोली ने जंगल को गूंजा दिया। दरअसल हवलदार टाइगर लोकेश और प्रकाश का पीछा कर रहा था। उसकी नजर भी उड़ते हुए विशाल उल्लू पर पड़ गई थी और उसने उस पर गोली चला दी थी। गोली सीधा उल्लू के सीने पर लगी और खून का फव्वारा हवा में उछलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे खून की बाढ़ आ जाएगी। उल्लू फड़फड़ाते हुए अब हवलदार की तरफ तेजी से बढ़ गया। भागो खंडहर के अंदर हवलदार साहब, वरना बचोगे नहीं। हवलदार टाइगर उस विशाल आफत को अपनी तरफ आता देखकर तेजी से खंडहर की तरफ भाग पड़ा। तभी वरुण ने अब एक तरफ पड़ा पत्थर उठाया और तेजी से उस उल्लू की तरफ दे मारा। मुझे तो निकल लेना चाहिए, वरना कहीं मैं भी इस उल्लू का शिकार न बन जाऊं। पत्थर बेहद तेजी से घूमता हुआ सीधा उल्लू के सिर पर जा लगा और अब वो उल्लू दोबारा से वरुण की तरफ खतरनाक नजरों से पलट कर देखने लगा। हवलदार टाइगर को मौका मिल गया था। वो सीधा खंडहर के अंदर प्रवेश कर गया। वो दोनों बाइक चोर भी अंदर ही गए हैं। अब उन सालों को यहीं छठी का दूध याद दिलाता हूँ। वरुण अब तेजी से खंडहर की तरफ भागा और उल्लू रफ्तार से उसके पीछे। ये कैसी आफत है? क्या ये ट्रेंड उल्लू है या फिर कोई शैतानी चक्कर? वरुण जंप लेकर झाड़ी के ऊपर से दूसरी तरफ निकल गया और उल्लू सीधा झाड़ियों में आ गिरा। उल्लू के पंखों से झाड़ी तितर बितर होकर उड़ गई। वरुण बेहद तेजी से आगे की ओर भागा। उल्लू उससे भी तेज गति से उसके ऊपर आया और उसके पंजों ने उसकी पीठ पर जोर से वार किया। लगता है ये मुझे मार डालेगा। वो लुढ़कता हुआ बड़ी जोर से जमीन पर जा गिरा था और अब उल्लू के मुंह से खतरनाक इंसानी आवाज निकल पड़ी थी। तूने अच्छा नहीं किया इस जंगल में आकर और उसका साथ देकर। अब तुझे भी मरना होगा। वरुण उसके पंजों से बचने के लिए फिर से कलाबाजी ले रहा था। वहीं उल्लू के पंजे जमीन की मिट्टी की परत को उखाड़ चुके थे। हवलदार वरुण को मुसीबत में देखकर दोबारा से अपनी रिवॉल्वर से फायर करता है और इस बार गोली उल्लू के बदन में आ लगी। खून की धार हवा में बिखर पड़ी। अब तक वरुण अपने आप को संभाल चुका था और मौका पाकर उसने रफ्तार से खंडहर की टूटी दीवार से अंदर जंप लगा दिया। इधर आ जाओ, लगता है अब ये उल्लू मर जाएगा। नहीं हवलदार साहब, ये नहीं मरने वाला। ये कोई आम परिंदा नहीं बल्कि शैतानी शक्ति से बना हुआ उल्लू है। ये बात तो ठीक है, पर तुम कौन हो? वरुण अभी कोई जवाब देता तभी भयानक आवाज वहां गूंजने लगी। उल्लू उस टूटे खंडहर के ऊपर बेहद तेज रफ्तार से चक्कर काटने लगा और इतनी जोर से दीवार से टकराया कि दीवार पर लगे पत्थर हवा में उछल गए। हमें अंदर जाना होगा, यहाँ ये हमें छोड़ने वाला नहीं है। पर अंदर तो बहुत अंधेरा है, हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा है। अंदर जाएं तो कैसे जाएं? ये सुनकर अंकित ने तुरंत मोबाइल की टॉर्च ऑन कर ली। आओ मेरे साथ। और फिर तेजी से तीनों अपने आप को बचाने के लिए उस खंडहर के अंदर प्रवेश करते चले गए। उल्लू पूरी ताकत से उस खंडहर के ऊपर मिसाइल की रफ्तार से घूमने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई आकाश में घूम रहा हो। वहीं दूसरी तरफ सफेद राख जो काले कंबल वाले साए की हड्डियों से जमीन पर फैली हुई थी, अब वो दोबारा से कंकाल का रूप लेने लगी थी। वाह, ये शक्तिशाली उल्लू जागृत हो गया है। मुझे रात्रि क्षेत्र को फैलाना होगा ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार सके। अब वो दोबारा से अपनी तंत्र शक्तियों का इस्तेमाल करने लगा। तांत्रिक मंत्र के उच्चारण की ध्वनि वहां चारों तरफ फैलने लगी थी।
काली ऊर्जा अग्नि में मिलकर विभत्स रूप धारण करने लगी। वहीं दूसरी तरफ प्रकाश और लोकेश इस वक्त एक अंधेरे कमरे में छुपे बैठे थे। ये हम किस मुसीबत में फंस गए हैं भाई। लगता है दौलत पाने के चक्कर में जान से हाथ धोना पड़ेगा। बाहर वो शैतान उल्लू घूम रहा है। मुझे लगता है यहीं आसपास के इलाके में हत्या कर रहा है। तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। मुझे भी इसी पर शक हो रहा है। इसी ने आज तक इतने लोगों की हत्या की है। आज हमने इसे देख भी लिया। मेरा तो दिल कह रहा है कि अब हमें यहां से निकलना चाहिए। अरे सुनो, इस दीवार के उस तरफ से मुझे किसी इंसान के कुछ बोलने की आवाज आ रही है। आवाज बहुत धीमी है, ध्यान से सुनो। लोकेश अब उस दीवार पर कान लगाते हुए बोला, हाँ भाई, इस तरफ किसी इंसान की आवाज है। वो कोई मंत्र बोल रहा है। हमें देखना होगा कि उस तरफ क्या है। आओ। इतना कहकर प्रकाश ने तुरंत अपने मोबाइल की रोशनी ऑन कर दी। कौन हो सकता है उस तरफ? अब ये दोनों बेहद दबे कदमों के साथ उस कमरे के पास आ पहुंचे थे और वहां बने दरवाजे से अंदर देखने लगे थे। प्रकाश और लोकेश अग्नि की रोशनी में नजर आ रहे उस हड्डियों के ढांचे को देखकर जो अपना तांत्रिक कार्य कर रहा था, चिल्लाए बिना नहीं रह पाए। भूत, भूत, भूत। और उल्टे पांव बाहर की तरफ भाग पड़े। कंकाल को इनकी आवाज सुनाई दे गई थी और उसके मंत्र बंद हो गए। कौन है मेरी साधना में विघ्न डालने वाला? उसकी नजरें अब प्रकाश के रूप में भागते दो इंसानी कदमों को देखने लगी। भाग रहे हो मौत से बचकर? कहां तक भागोगे? जंगल में शैतान उल्लू तुम्हें निगल जाएगा। वरुण, अंकित और हवलदार, जो अभी खंडहर के कुछ अंदर ही प्रवेश कर पाए थे, अब अंदर से बाहर की तरफ बेहद तेज रफ्तार से भाग कर आते प्रकाश और लोकेश से टकरा गए और तीनों ही पीछे की तरफ जा गिरे। प्रकाश और लोकेश तो बिना रुके भागते चले गए और चिल्लाते हुए बोले, अंदर शैतान है, अंदर मत जाओ। जल्दी से यहाँ से निकल चलो, वरना बेमौत मारे जाओगे। ये सुनकर डर के मारे अंकित भी इन दोनों के पीछे भागा। हवलदार टाइगर ने एक पल को वरुण की तरफ देखा और फिर चिल्ला उठा, अरे दोनों बाइक चोर तो भाग रहे हैं। मैं तो इन्हीं पकड़ने आया था। रुको सालो, कहां भाग रहे हो? वो भी उनके पीछे तेजी से भाग पड़ा। वहीं वरुण, जो अब अपनी जगह पर खड़ा था, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। प्रकाश और लोकेश अंदर क्या देखकर आए हैं जो इस तरह भाग रहे हैं? मुझे देखकर आना चाहिए, पर ये सब के सब तो जंगल में भाग गए और बाहर तो आकाश में मौत घूम रही है। अब मैं क्या करूं? वरुण अभी अपनी सोच में ही पड़ा था कि उसके कानों में एक आवाज पड़ी, जान बचानी है तो अंदर चले आओ, चले आओ। मेरी आवाज के पीछे पीछे, जल्दी करो। आवाज सुन वरुण के शरीर में एकदम से झुरझुरी पैदा हो गई। वो तेजी से पलटा और खंडहर के अंदर से हवा में उड़कर आते उन शब्दों को देखने लगा। चले आओ, चले आओ। कौन हो तुम? मैं जो भी हूं तुम्हारा मित्र ही हूं। चले आओ, वरना बेमौत मारे जाओगे। बाहर मेरे सभी साथी जंगल में हैं। वो सभी उस शैतान उल्लू के हाथों मारे जाएंगे। मुझे उनकी सुरक्षा के लिए जाना होगा। मैंने कहा चले आओ। उन सबका बचना मुश्किल है। वो खंडहर से बाहर निकल गए हैं। वरुण अभी कोई फैसला लेता कि तभी आकाश में तूफानी रफ्तार से उड़ रहा शैतानी उल्लू अब उसके ऊपर झपट पड़ा। वरुण, जिसके पीछे शैतानी मुसीबत पड़ चुकी थी, अब वो उसे अपने पास अंदर बुला रही थी। पर अभी वो अंदर की तरफ बढ़ता, तभी आकाश में तूफानी रफ्तार से घूम रहा उल्लू उसके ऊपर आ झपटा।